हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण। ठीक। सबसे पहले हिंदी क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है, जो कि ये जो शब्द है, हिंदी शब्द है, वो क्या है? एक फारसी शब्द है। क्या है? एक फारसी शब्द है। ठीक। और ये क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। क्या? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक। और इसकी लिपि जो है क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि है। ठीक। अब व्याकरण का जो है संधि विच्छेद होता है, वो क्या होता है? वी प्लस आ प्लस करण। ठीक। और अभी हमने ये लिपि लिखा है। लिपि का मतलब होता है इसकी सहायता से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। लिपि क्या होती है? इसकी सहायता से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। ठीक। और जो हमारा हिंदी वर्णमाला है, वो क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक। अब आती है बात व्याकरण। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग, हिंदी व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? वर्ण। दूसरा शब्द। और तीसरा क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक। और यही 3 अंग किसके होते हैं? भाषा के होते हैं। भाषा के अंग, यानी भाषा के अंग अगर पूछता है तो भी 3 होंगे। यही होंगे वर्ण, शब्द, वाक्य। और हिंदी व्याकरण के भी 3 ही अंग होंगे। ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि क्या होता है? ध्वनि क्या होती है? यानी भाषा की मौखिक सबसे छोटा अंग क्या होता है? क्या? कुछ प्रश्न ले लेते हैं। क्या? प्रश्न नंबर 1 क्या है? भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या होता है? मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाला, इसको बोलते हैं ध्वनि। भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक। अब दूसरा क्या है? भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगा। ठीक। इसमें ध्यान देना है, मौखिक और लिखित। लिखित में होगा वर्ण और मौखिक में होगा ध्वनि। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगा, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो होगी वो शब्द होगी। ठीक। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है। ये हमारे रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन अब आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ण विचार की ओर। ठीक। वर्ण विचार यानी वर्णमाला की ओर बढ़ते हैं। ठीक। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिखते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर होते हैं,
और दूसरा व्यंजन होते हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में यानी 1, 2, 3, 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है स्वर। स्वर क्या होता है? इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनको बोलने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब ये द्विमात्रिक होते हैं और ये एकमात्रिक होते हैं। ठीक, मुंह से निकलने वाली ध्वनि में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, वो स्वर होते हैं, और इसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो इनमें क्या होता है? व्यंजन होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या है इनमें? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बोलने के लिए। इसमें क्या सहायता लेनी पड़ती है? ठीक है, और ये हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्णमाला की ओर। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आ से लेके ज्ञ या स्रा तक। अब देखते हैं कि कितने स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन का विभाजन और उनकी संख्या कितनी कितनी होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये अन्न और आहा जो होते हैं इनको बोलते हैं अयोगवाह, और अन्न को क्या बोलते हैं? स्पेशली इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक, और ये हमारा जो है इसको बोलते हैं का वर्ग। का वर्ग यानी का से लेके अंगा तक, इसको बोलते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन। ठीक, कंठ व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन। और इस वाले वर्ग को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। और इसको क्या बोलते हैं? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, यानी कावर को क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन, चावर को तालव्य व्यंजन, टावर को मूर्धन्य व्यंजन, तावर को दंत व्यंजन और पावर को ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन। ठीक, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्ताक्षर। ठीक है, और ये हमारे पास 2 और होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको देखते हैं कि कंठ वर्ग या कंठ व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम का, खा, गा, घा, गा बोलते हैं तो ये कंठ से आवाज़ निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। ठीक है, कंठ से आवाज़ निकलती हुई प्रतीत होती है। और जब हम चा, छा, जा, यहाँ बोलते हैं तो क्या होता है? तालू जो है हमारा चा, छा, जा, यहाँ ऊपर की ओर टकराता है। ठीक है, तालू हमारा ऊपर की ओर टकराता है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, जो इसमें क्या होता है? मूर्धन्य। मूर्धा मतलब जो हमारी जीभ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुड़ के, टा, ठा, डा, ढा, कहीं ना कहीं मुड़ के आवाज़ निकालती है। ठीक है, ता क्या होता है? दंत में हमारी जो जीभ होती है वो दांत में जाके टकराती है। ता, था, दा, धा, ना। ठीक, पा, फा, बा, भा, मा, मतलब हमारे जो दोनों होंठ होते हैं उनसे ये पा वर्ग जो है बोला जाता है। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ओष्ठ। अंतस्था, ये 4 व्यंजन है। अंतस्था और ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मतलब अगर हम इनको बोलते हैं तो मतलब वायु बाहर निकलती है। वायु यानी थोड़ा गर्मी, हीट यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त अक्षर यानी ये दो अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक, चलिए अब ये हमारे पास जो ये सा है इसको बोलते हैं क्या? तालव्य सा। तालव्य। ठीक, और इस वाले सा को बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य सा। ठीक, इसको बोलते हैं दंत सा। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, अब जरा काउंटिंग कर लेते हैं कितने हमारे पास व्यंजन हुए, कितने स्वर हुए और कितने टोटल हुए। ठीक, तो अब ये हमारे पास स्वर कितने हो गए? 2, 4, 6, 7, 2, 9, 2, 11, यानी हमारे पास जो मूल स्वर हैं वो क्या हैं? 11 हैं। ठीक, ये स्वर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये जो होते हैं इतने क्या हैं? ये
स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं इसको, स्पर्शी व्यंजन। और ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 हैं और ये 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। यानी ऊपर कितने थे? 11 थे और ये 25। ठीक। अब अंतस्था व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और हमारे पास ये उस व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और ये संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 हैं। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। और ये हमारे पास अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? 5 1 6 4 10 14 18 20 22 का 2 3 2 5, यानी कुल मिला के हमारे पास जो हिंदी वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि का जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं? 5। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग संयुक्त अक्षर को भी देख लेते हैं, किन किन वर्णों से मिलके इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। संयुक्त अक्षर हमारे पास कौन कौन से थे? एक था छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे पास कितने थे? संयुक्त अक्षर थे। अब संयुक्त अक्षर ये छ जो है वो क्या से? का और सा से मिलके बना हुआ है, जिसमें का आधा है और सा पूरा है। और ये किससे? ता से और रा से मिलके बना हुआ है, जिसमें ता आधा है और रा पूरा है। ज्ञा जो है वो जा से मिलके बना हुआ है, जा और या से मिलके बना हुआ है, जिसमें जा आधा है और या पूरा है। स्रा जो है वो तालव्य सा और रा से मिलके बना हुआ है, जिसमें सा जो है तालव्य सा जो है वो आधा है और रा पूरा है। ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हलांत लगा देते हैं तो ये स्वर बाहर लिख देंगे। ठीक। ऐसे करके इसमें भी हलांत लग गया, ये स्वर बाहर हो गया। ठीक। तो इस प्रकार के से जो है छा जो है वो का और ताल मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना हुआ है, और ज्ञा जो है वो जा और या से मिलकर बना हुआ है, और स्रा जो है वो तालव्य सा और रा से मिलकर बना हुआ है। ठीक। तो ये हमारे रहे संयुक्त अक्षर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।